तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। और अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोशंस पढ़ रहे है ना। कौन कौन से मोशन पढ़ रहे? रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ लिया, वन डायमेंशन मोशन है ना। फिर टू डायमेंशन मोशन पढ़ा। प्रोजेक्टाइल रिलेटिव। टू डायमेंशन में क्या देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में मोशन कर रहा है। फिर हम लोगों ने रिलेटिव मोशन करा, या फिर हम लोग थ्री डायमेंशन में मोशन हम लोगों ने देखा। लेकिन एक और तरह का मोशन होता है, डेट इज सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में ही रोटेट करता है, लेकिन मोशन थोड़ा डिफरेंट है। ना ही पैराबोलिक है, ना ही स्ट्रेट लाइन है। ये कैसा होता है? सर्कल का इक्वेशन होता है। आई थिंक सर्कल वगैरह तुम्हें अभी तक नहीं पढ़ाया गया होगा। सर्कल का नहीं इक्वेशन सर। पता है आपको क्या होता है? अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लेट्स से हाँ दिस सर। दिस इज origin, x axis, y axis, and this is origin 0 comma 0, and this is radius capital R। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है। और कोई भी अगर पार्टिकल इसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो उस पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज लोकस ऑफ ए सर्कल। अच्छा, लोकस बताया गया क्या? लोकस नहीं पढ़ाया होगा आई थिंक। नहीं। तो जाने दो। मैं इस पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है पी, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक थ्रेड लिया, और इस थ्रेड से मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। एक सर्कल बन जाएगा। तो अगर कोई भी पर्सन है, वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है ऑलवेज कांस्टेंट हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और ऐसे पाथ पे मूव करने हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। दिस इज सर्कुलर मोशन। अब आगे चलते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या ज़रूरी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है ज़ीरो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट सर्कुलर मोशन में कभी भी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? डायरेक्शन चेंज होता रहता है। हाँ। तो ये सब सारे डिटेल्स हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि लेट से इस जगह पे पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में। और जब वो मूव करते हुए इस लोकेशन पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो देखो कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वो चेंज हो चुकी है ना। मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में देखोगे तब तो जीरो आ जाएगा। चेंज इन स्पीड कितना आ जाएगा? चेंज इन स्पीड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी देखूंगा, सो दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिखूंगा 10 जे कैप, एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को कितना लिखूंगा? 10 साइन थीटा माइनस ऑफ आई कैप एंड प्लस ऑफ 10 कॉस थीटा जे कैप। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, विच इज वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। और पुट करोगे तो इधर से तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, ये जो है वो हमारा जीरो नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये पहले बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब आगे चलते हैं हम लोग।
काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है काइनेमेटिक्स और एक आता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि वेलोसिटी, मोशन, टाइम, एक्सेलरेशन, इसके बारे में। और डायनेमिक्स में हम लोग फोर्सेस के बारे में। फोर्स, टॉर्क। बेसिकली काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स होता है, डायनेमिक्स में ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहले काइनेमेटिक्स देख लेते हैं। अभी टॉर्क वगैरह हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ सर। वो तुम्हारा आरपीडी में आएगा या फिर रोटेशनल मोशन में आएगा, उस जगह पे हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क को। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब यहाँ से कुछ नए नए चीज़ों को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी लीनियर मोशन होता था तो उसमें डिस्टेंस जो है वो सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में आती, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, आर्क में मिल रहा है। समझते हैं इसको, पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। और सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से हम लोग हर एक चीज़ समझ लेंगे, उसके बाद फिर मैं एक थ्योरी के तरीके से पढ़ाऊँगा। तो पहले लीनियर मोशन अगर तुम्हें अच्छे तरीके से आता है तो मान लो तुम्हें सर्कुलर मोशन भी अच्छे तरीके से आता है, बस मेरे शॉर्ट ट्रिक को याद रखना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से तुम्हें चीज़ों को समझते जाना है। कोई भी पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट किया तो इस डायरेक्शन में चलते जाएगा चलते जाएगा। तो ये जो है इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके पास होगी वेलोसिटी, और हो सकता है कि आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो, तो v से हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और a से क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। अब देखते हैं इस जगह पे, इस जगह पे क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और जब सर्कुलर मोशन होता है तो चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। हम लोग इसके पैरामीटर्स को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ताकि क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर इस जगह से चल करके इस जगह तक गया, पॉइंट ए से लेकर के बी तक गया, तो ये होगा डिस्टेंस एस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, और ये होगा एंगल थीटा, इतना एंगल उसने स्वाइप किया। तो इस थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हालांकि एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एस विल नॉट बी डिस्प्लेसमेंट, एस विल बी डिस्टेंस, दिस विल बी डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट, सेकंड ड्रॉ कर लो, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। है अभी इंटरेस्टेड नहीं है ये सब चीज़ों में, हमें बस इन सभी चीज़ों को नोट करना है। पहला चीज़ ये था, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो पहला आ गया, दूसरा दूसरा ये है कि इसके पास है वेलोसिटी। अब क्योंकि तुमने थीटा में इसको रोटेट कराया है, तो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में इस ओमेगा को डिफाइन किया जाता है, और ओमेगा को बोला जाता है, वेलोसिटी के जगह पे बस आगे लिख देंगे एंगुलर, हर एक जगह पे, यहाँ पे एंगुलर, इस जगह पे एंगुलर, इस जगह पे एंगुलर, तीनों जगह पे एंगुलर आएगा, क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अभी सब समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस समझते जाओ मैं जो बता रहा हूँ। और क्योंकि ओमेगा बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, जैसे कि फैन है, फैन धीरे 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 करके स्पीड अप होता है ना, एक सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, दूसरे सेकेंड में 10 रिवॉल्यूशन करेगा, तीसरे सेकेंड में 100 रिवॉल्यूशन करेगा, लेट से। तो ओमेगा धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो कौन बढ़ा रहा है, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है,
वो कौन बढ़ाता है? एक्सेलरेशन बढ़ाता है। सेम वे में ओमेगा को हम्म। कौन बढ़ाता है? अल्फा बढ़ाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी एग्जैक्टली exactly वैसा ही है जैसा हम लोग लीनियर मोशन में डिफाइन करते हैं। क्या लीनियर मोशन में डिफाइन करते हैं? that the velocity is basically dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv by dt। अरे हाँ या ना, बोलते हैं ना। हम्म। सेम वे में इस जगह पे भी हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करते हैं that ओमेगा is equals to the rate of change of angular displacement d theta by dt। और एक्सोलेशन की जगह पे मैं अल्फा बोलूंगा। अल्फा इज बेसिकली व्हाट? डी, वेलोसिटी है, ओमेगा बाय वेलोसिटी dt। है ओमेगा, डी ओमेगा बाय डी टी, ये चीज। तो शॉर्ट ट्रिक में तुम्हें बस इतना सा याद रखना है, जहां पे भी आए तुम्हारे पास एक्स, मैं इसको दूसरे तरह से लिखता हूँ, जिस जगह पे भी तुम्हारे पास आएगा एक्स उसको रिप्लेस करना है थीटा से। जिस जगह पे भी आए तुम्हारे पास वेलोसिटी उसको किससे रिप्लेस करना है? ओमेगा से। जैसे कि तुम्हारे पास आएगा इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग u और v से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको u और v का कोई मेथड नहीं है लिखने का, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। और शॉर्ट ट्रिक में बस इतना सा याद रखना है, रिप्लेसमेंट। जिस जगह पे भी हम लोग a यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस करेंगे a को अल्फा से। सारा इक्वेशन जितना भी सारा चीज़ है, और हमारा आंसर निकल करके रेडी हो जाएगा। अभी हम लोग एक एक करके सारा चीज़ देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इस जगह पे रिप्लेसमेंट किया और करने के बाद ये सारे रिजल्ट मिले। टाइम को टाइम ही रहने देना है, टाइम को चेंज नहीं किया जाएगा, टाइम टाइम ही रहेगा। मास के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मास को रिप्लेस करते हैं आई से, जो कि हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। आई होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस जगह पे हम लोग लीनियर मोमेंटम लिखते हैं पी, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं एल से, ये हम लोग रोटेशनल में पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर की जगह पे एंगुलर हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और इस जगह पे जो हम लोग जहाँ पे फिर एफ लिखते हैं उसको रिप्लेस करते हैं टाउ से, टॉर्क। एफ को क्या बोलते हैं? फोर्स। और ये होगा हमारा टॉर्क। ये भी हम लोग रोटेशनल में पढ़ेंगे। तो इतने सारी चीज़ है। अब बाकी तुम अब फॉर्मूला अनेक बना सकते हो, ढेरों ढेरों सारे फॉर्मूले बना सकते हो, गिनती नहीं। अगर तुमने बस इतना सा शॉर्ट ट्रिक याद कर लिया तो समझ लो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पहला v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए टी होता है। इस जगह पे क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू, ए को किससे रिप्लेस करते हैं? अल्फा से, अल्फा टी। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ सर। यस सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 as। बोलो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू थीटा। अल्फा इंटू टी। थर्ड हम लोगों ने लिखा था एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? जैसे एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हालांकि यहाँ पे अब यूज़ नहीं होगा ये सब फॉर्मूले, फिर भी बता रहा हूँ। एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ? टॉर्क इज इक्वल टू आई मास, टाइम्स मास। अल्फा। हम्म। जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू होता है डी पी बाई डी टी।
बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। dl/dt। ये सारे फॉर्मूले आगे मिलेंगे हमें, इसका यूज वगैरह। जैसे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। बताओ इसमें वर्क किस तरीके से निकलेगा। इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी थीटा। डी थीटा। तो अनेक फार्मूले बन सकते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें ये शॉर्ट ट्रिक याद होना चाहिए, बाकी समझ लो काम हो गया। चलो अब हम लोग पूरे थ्योरी पार्ट पे आते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ समझते हैं। तो पहला है एंगुलर पोजीशन और दूसरा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स से कोई भी पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें तुम एक्स और वाई एक्सिस बना लो अपने रेफरेंस के लिए। और ज़्यादातर टाइम हम लोग एक्स को रेफरेंस लेते हैं, मतलब एंगल्स वगैरह मेजर इसी लोकेशन से करते हैं। पॉजिटिव एक्स को इस डायरेक्शन में जूम कर लो। और आदमी जो है वो चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और वो चलते 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 पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो पॉइंट बी पे पहुंच गया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, इतना सा है ना, एंगल स्वाइप किया बेसिकली। तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन बी है और जितना एंगल इसका स्वाइप हुआ, ये एंगुलर पोजीशन कहलाएगा। एंगुलर पोजीशन किसके, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। सो द लोकेशन, ये क्या कहलाएगा इसका डेफिनेशन, द एंगुलर लोकेशन ऑफ द पार्टिकल with respect to the reference is called angular position। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हो सकता है कि जो आदमी है वो बी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो चलते चलते अब सी पे पहुंच गया। तो कहाँ से चला है उसने, बी से चला है और सी पे पहुंचा है। और इस लोकेशन पे बी अपने आप में एक अलग एंगुलर पोजीशन है और सी अपने आप में एक अलग एंगुलर पोजीशन है, दोनों अलग अलग एंगुलर पोजीशन है। सो इसको मैं बोल लेता हूँ θ1 है और इसे बोल लेता हूँ मैं θ2 है। सो बी का एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, θ1, एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ सी विल बी θ2। हम्म। तो ये कहलाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बी से सी तक पर्सन गया है। सो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू, θ2 minus θ1। दैट विल बी इक्वल्स टू θ2 माइनस ऑफ θ1। जैसे कि हम लोग है ना सिंपल सा लीनियर में करते थे, अगर ये इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे गया तो क्या बोलते थे, R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते थे। तो यहाँ पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारा, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, बराबर है। अब इस जगह पे आता है डेल्टा थीटा, तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियली θ1 जीरो हो जाएगा तो ये सिर्फ थीटा से रिप्रेजेंट कराएगा और उसको भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे।
तो जैसा हम लोग लीनियर में डिफाइन करते हैं ना, उसी तरीके से तुम सोच के रख सकते हो, इधर भी वैसा ही डिफाइन होता है। अच्छा, 2 पाई रेडियन में कितना होता है? 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता थ्री है, सिक्सटी डिग्री और इसका मतलब होता है 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो जनरली हम लोग जो थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो या तो रिवॉल्यूशन में करते हैं या फिर इसको रेडियन में करते हैं। इसी दोनों तरीके से थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग थीटा यूज़ करेंगे, या तो रेडियन में या तो फिर रिवॉल्यूशन में। और तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, कन्वर्जन में यूज़ होगा। दूसरा चीज़, जो काफ़ी स्मॉल एंगल्स होते हैं, जो थीटा होता है डी थीटा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डी थीटा इज a vector quantity, but theta is not a vector। इसको तुम्हें उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ, पता होना चाहिए। इसको वेक्टर देने में काम आता है ना, कैसे अभी समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर निकालना तो कैसे निकालते हैं हम लोग? राइट हैंड थंब रूल से। स्क्रू रूल लगा दो या फिर राइट हैंड थंब रूल लगा लो, दोनों एक ही चीज़ है। राइट हैंड थंब रूल। चलो अब नीचे आते हैं हम लोग, डेट इज एंगुलर वेलोसिटी में। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी हमारा दो तरीके का होता है। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी पढ़ते थे तो दो वेलोसिटी होता है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी, है ना। बोलो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो पहला मैं लिख रहा हूँ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्म, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा ओमेगा एवरेज। तो ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? उधर होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इधर क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेट ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस ऑफ थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल करके लिखते हैं, डेल्टा टी लिखा जाता है। दूसरा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी विच इज इंस्टेंटेनियस वाला। सेकेंड, क्या था इंस्टेंटेनियस, बताओ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे? अरे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते डी थे ना। थीटा बाय डी टी। उसको सिर्फ ओमेगा से डिनोट करेंगे हम लोग। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा को, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। बेसिकली इसको लिखा इस तरीके से जाता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसी चीज़ को डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, which is nothing but the differentiation of the function theta। ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, और इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब ओमेगा की बात कर लेते हैं। इसमें ओमेगा जो है एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है।
ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसके डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, पहले यूनिट लिख लेते हैं। बोलो यूनिट क्या हो जाएगा इसका। ओमेगा को किस तरीके से लिख रहे हैं, थीटा बाई टी। थीटा किस में लिखा जाता है, रेडियन में, और टाइम सेकंड में। तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसका यूनिट ये। डायमेंशन, डायमेंशन कितना हो जाएगा, मास बिल्कुल नहीं है, लेंथ बिल्कुल नहीं है, टाइम है, टाइम रेज टू पावर -1 होगा। दिस विल बी द डायमेंशन। रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो क्योंकि इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तुम्हें एक तरीका हमेशा याद रखना है, राइट हैंड स्क्रू रूल, काइंड ऑफ इस तरीके से। मान लो कि ये जो आदमी है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके अब, बराबर। तो जिधर भी सर्कुलर मोशन कर रहा है अपने पाम को उस डायरेक्शन में कर्ल करना है, किस तरीके से रख करके, ऐसा। कैसे, मैं वर्टिकल बताऊं। इस सर्कल को मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ऐसा बना रहा हूँ। तुम्हारा थंब ऊपर जाएगा और फिंगर्स इस तरीके से आएंगे, है ना। और ये इस तरफ कर्ल होगा, इस तरफ। और जब इस तरफ कर्ल होगा तो ये थंब का डायरेक्शन होगा, ये तुम्हें ओमेगा का डायरेक्शन देगा या फिर थीटा का डायरेक्शन देगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होना है। क्यों सेम होना है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है डी थीटा बाई डी टी। तो इस पर वेक्टर लगेगा, तो जो भी डायरेक्शन तुम्हारा थीटा का होगा और वही डायरेक्शन तुम्हारा ओमेगा का होगा। ठीक है, तो हमेशा इसी तरीके से तुम्हें कर्ल करना है, याद कर लो ऐसे करके। ऐसे फिंगर नहीं बन रहा है, बस देख लो। ये ऐसे कर्ल करा तुमने, और थंब का डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तब कर्ल ऐसा किया तो थंब का डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, विच इज इन जेड डायरेक्शन। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। समझ में आया क्या, तो ये डायरेक्शन होगा तुम्हारा ओमेगा का, और क्योंकि इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो ये ओमेगा बोलो या थीटा बोलो, दोनों का सेम डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आया। हाँ सर। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट हम लोग ने देख लिया, रेडियन पर सेकेंड। और कभी कभी इसे रेडियन पर सेकेंड ना लिख करके रेडियन पर आवर भी लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से रेडियन पर आवर लिखा जाता है। रेडियन पर आवर है क्या चीज़, रेडियन डिवाइडेड बाय आवर इज इक्वल्स टू रेडियन डिवाइडेड बाय आवर को तुम सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा जो भी है 3600 रेडियन पर सेकेंड। तो 1 रेडियन पर आवर इज इक्वल्स टू 1/3600 रेडियन पर सेकेंड।
ऐसा कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया जाता है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, इससे पहले तो फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी नहीं आया था। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। पहले तो मैं टाइम पीरियड बताता हूँ। टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब ये है कि उस पार्टिकल को एक कंप्लीट सर्कल करने में कितना टाइम लगा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगा है। वो इस जगह से चलना स्टार्ट किया और वापस से घूम करके उसी लोकेशन पे पहुंच गया, उसको कितना टाइम लगेगा, बराबर। तो जितना टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। सो टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन और 2 पाई रेडियन रोटेशन। देर है। तो टाइम निकलेगा कैसे? देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसका मैं रेडियस आर मान लूं तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने? 2 पाई आर के बराबर, सरकमफेरेंस। और मैं अभी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज्यूम कर रहा हूँ। मैं इसको बाद में डिफाइन करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अभी बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग ये बोलेंगे कि जो स्पीड होगा पार्टिकल का वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। स्पीड कौन सा है? ये इस डायरेक्शन में कुछ तो वेलोसिटी होगा और इस जगह पे पहुंचेगा तो इस जगह पे भी कुछ तो स्पीड होगा। तो ये जो v है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है स्पीड, ये कांस्टेंट रहेगा, ऐसा हम लोग अभी अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड को लिखा जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना गया? 2 पाई कैपिटल आर। और टाइम कितना लेगा? 1 टाइम पीरियड के बराबर टी। और इसका स्पीड कितना है? v। v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी लिखा जाता है। अब इसमें एक और फॉर्मूला आता है, डेट v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये हम लोग आगे जाकर के डिराइव करेंगे, मैं बस यूज़ कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को लाने के लिए। तो v इज इक्वल्स टू, अगर मैं ओमेगा आर यूज़ करूँगा इधर, ये होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। और इधर से r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, r और r कैंसिल आउट। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो ये रिलेशन है। और इस ओमेगा को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था। कैसे करके? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अगर वो पूरा एक रिवॉल्यूशन कर लिया है, पूरा एक रिवॉल्यूशन किया, तो एंगल कितना रोटेट किया? डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। और टाइम इसको कितना लगेगा? एक सिंगल टाइम पीरियड के बराबर। तो इन दोनों का वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला और बहुत जगह पे यूज़ होगा। इनफैक्ट इतना बार यूज़ करोगे कि तुम्हें खुद याद हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और ये है हमारा ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन।
ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगाना है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को बहुत जगह पे लोग एफ से डिनोट करते हैं या फिर एन से डिनोट करते हैं। मैं हमेशा एफ से डिनोट करूँगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, या फिर दूसरे वर्ड्स में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो इस जगह पे रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन का सेम मतलब है। रिवॉल्यूशन का मतलब अगर सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ इसमें रिवॉल्यूशन आ जाएगा विच इज 2 पाई रेडियन, और ऑसिलेशन का मतलब है कि वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। इतना सा होने के बाद वो वापस से अपने पाथ को रिपीट करेगा, है ना। तो अपने पाथ को रिपीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, और यूनिट टाइम में कितना बार वो रिपीट कर लिया अपने पाथ को उसे हम लोग ऑसिलेशन बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम पीरियड से डिफाइन करते हैं कि टी सेकेंड में वो 1 रिवॉल्यूशन कर रहा है ना। तो यूनिट सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर लेगा? 1/t रिवॉल्यूशन। एंड ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ज होता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एच जेड होता है 1/सेकेंड। और ये यूनिट किस लिए देते हैं हम लोग? वो बस रिवॉल्यूशन के लिए होता है, कि 1 ऑसिलेशन के लिए होता है। 1 ऑसिलेशन में कितना वो कर रहा है। अब देखो, ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था डेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और 1/t हमारा एफ होता है। इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ क्लब कर देते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एफ। इस फॉर्मूले को याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो अभी तुम लोगों ने जितना चीज़ पढ़ा, ये सारी चीज़, इन सभी की डेफिनेशन याद रखो। एक फार्मूला बताऊंगा और एक ही फार्मूले को याद रखना है। क्या है? डेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। बस इतना सा याद रखना है। इसी में सारा रिलेशन आ चुका है, इसी में सारा रिलेशन यूज हो चुका है। और ये हम लोग कब यूज करेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। बोलो, अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? बोलो। देखो यहाँ पे भी दो एंगुलर एक्सेलरेशन होंगे, एक पहला होगा जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा जाएगा, जैसे कि हम लोग एक्सेलरेशन में डिफाइन करते थे लीनियर वाले में, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा एवरेज इज, क्या था वहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चेंज इन ओमेगा बाय एंगुलर टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अल्फा एवरेज को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। अब दूसरा चीज़, ये ओमेगा जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस जगह पे वेक्टर लेंगे और ऐसा आंसर आएगा। या फिर अल्फा एवरेज लिखा जाएगा डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसका वेक्टर फॉर्म। एक एक करके अभी इन सभी चीज़ों को करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, ये हमारा एवरेज था, अब आएगा हमारा इंस्टेंटेनियस। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको सिर्फ अल्फा से डिनोट करेंगे, और अल्फा वो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अल्फा जो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, दैट विल बी डी ओमेगा बाय डी टी, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस लिख करके नहीं देता है, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन लिख करके देता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा है इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। और एवरेज अगर पूछना होगा तो वो एवरेज लिख करके देगा, बोलेगा कि हाँ एवरेज बताओ। अब इसका यूनिट डायमेंशन इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सो अल्फा क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, बोलो कैसे डायरेक्शन पता चल सकता है। दो तरीका है इसका डायरेक्शन निकालने का। इसका डायरेक्शन जो है वो टॉर्क से डिसाइड होता है, कैन बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और सेम डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग टॉर्क पढ़ नहीं रहे, तो दूसरा तरीका देखेंगे। जैसे कि हम लोग लीनियर वेलोसिटी में क्या देखते थे कि अगर कोई भी पार्टिकल है, उसकी स्पीड अभी 3 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद फिर इसी डायरेक्शन में इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद फिर इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सलेशन बोलो किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। वेलोसिटी वेलोसिटी के। के डायरेक्शन। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे भी वही बात होगा कि अगर इफ
magnitude of omega is increasing, then alpha is in the same direction of omega. और अगर omega is decreasing, then alpha is in the opposite direction of omega. बात क्लियर है क्या? तो मतलब अगर ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में इसकी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, अब हो गई 7, अब हो गई 4, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर। और ये चीज़ हम लोग ऐसे करके भी सोचेंगे कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी 10 और अब हुआ 7, अब हुआ 4, तो एक्सेलरेशन किधर है अभी? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोगों ने लिया है कि ओमेगा का मैग्नीट्यूड देखना है कि वो बढ़ रहा है घट रहा है, नॉट विद द डायरेक्शन, माइनस साइन लेकर के नहीं चेक करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेक करना है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अब ओमेगा को फील करते हैं और अल्फा को फील करते हैं, तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें थ्योरी है तो तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा ओमेगा क्या है, अल्फा क्या है। ओमेगा क्या है ना, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, ओमेगा इज बेसिकली रेडियन पर सेकेंड, या फिर बोला जाता है कि डी थीटा बाई डी टी। मतलब अगर एंगल उसने 1 सेकेंड में 60 डिग्री कवर किया, 1 सेकेंड में, तो ये ओमेगा 1 होगा। और अगर 1 सेकेंड में कोई भी पार्टिकल है ना, उसके बारे में बात करें, और 1 सेकेंड में अगर ये पार्टिकल जो है वो मान लो कि 120 डिग्री कवर कर लिया, तो कौन जल्दी जल्दी चल रहा है, 1 वाला या 2 वाला? 2 वाला। 2 वाला जल्दी चल रहा है, क्योंकि इसने 1 सेकेंड में 120 डिग्री का एंगल कवर कर लिया और इसने सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री का एंगल कवर किया। तो अपने फैन को तुम लोग देखो, और फैन जो है अभी बहुत ही एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। अगर तुम उसको नोटिस करोगे अच्छे तरीके से, तो वो 1 सेकेंड में लगभग मान लो कि 10 रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में वो रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। 1 सेकेंड में वो 20 पाई रेडियन रोटेट कर जा रहा है। पाई का वैल्यू 180 पुट कर लो, तो उससे तुम्हें डिग्री में फील आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी घूमेगा तो उसका ओमेगा क्या होगा, ज़्यादा। और कोई भी चीज़ अगर धीरे धीरे घूमेगा तो उसका ओमेगा क्या होगा, कम। जैसे फैन को अगर तुम 1 नंबर पे डाल दो तो क्या बोलोगे, उसका ओमेगा कम। 2 पे डालेंगे तो ओमेगा ज़्यादा, 3 पे डालेंगे तो और ज़्यादा, 5 पे डाला तो सबसे ज़्यादा। तो ओमेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी जल्दी वो एंगल को कवर कर रहा है। जनरली हम लोग बोलते हैं बहुत स्पीड में फैन रोटेट कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन रिवॉल्यूशन कर रहा है, स्पीड नहीं, एंगुलर स्पीड। जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं बहुत स्पीड में फैन रोटेट कर रहा है, लेकिन स्पीड नहीं होता है, एंगुलर स्पीड, ज़्यादा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो ये है हमारा ओमेगा। ठीक है, ये तुम्हें ओमेगा लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा। जैसे हम लोग बाइक चला रहे होते हैं या साइकिल चला रहे होते हैं या कार चला रहे होते हैं, तुम लोग अगर कार चलाओगे तो देखना वहाँ पे एक मीटर लगा होगा जिसमें लिखा होता है आरपीएम। देखा है क्या? एक मीटर लगा होगा, उसमें लिखा होगा आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये रिवॉल्यूशन पर मिनट इस बात को बताता है कि 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर लिया। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास एक व्हील है या फिर कार का पहिया है,
ये धीरे धीरे करके रोटेट कर रहा है, 1 सेकंड में 60 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो तुम्हारे कार की स्पीड होगी कम। लेकिन अगर ये 1 सेकंड में मान लो कि 360 डिग्री रोटेट कर जा रहा है, तो तुम्हारे कार का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा। तो आरपीएम इसी बात को बताता है, तुम्हारा कार का स्पीड कितना है। स्पीड के लिए अलग मीटर लगा होगा, उधर एक स्पीड का भी मीटर लगा होगा, लेकिन आरपीएम का भी मीटर लगा होगा। रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर लिया, मैं यहाँ पे सेकेंड और डिग्री में बता रहा हूँ, लेकिन ये रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। चलो अब फन फैक्ट बताता हूँ, जो फैन वगैरह हैं उन सभी के आरपीएम डिफाइंड होते हैं। जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतना ज़्यादा हवा तुम लोग को मिलेगा, और गिव एंड डेट मतलब उसको एरोडायनेमिकली कंस्ट्रक्ट किया गया अच्छे तरीके से, उतना ज़्यादा रोटेशन करेगा। तो तुम लोग अगर कभी फैन निकाल करके देखोगे ना, उसमें देखना आरपीएम लिखा होगा। इवन तुम चाहे कोई भी मोटर खरीदोगे, परचेज करोगे, या फिर कभी यूज़ किया होगा, तो उसमें देखना आरपीएम लिखा होता है। आरपीएम डेट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। जितना ज़्यादा आरपीएम उतना जल्दी जल्दी वो रोटेट करेगा। डिपेंड करता है तुम कितना ज़्यादा पावर पे उसको रोटेट कराना चाह रहे हो। लेकिन वो मैक्सिमम आउटपुट की बात करें तो रिवॉल्यूशन पर मिनट इस बात को बताएगा कितना स्पीड में वो रोटेट कर सकता है। जैसे कि मैं कॉलेज की बात करूँ तो मैंने एक आरसी एयरक्राफ्ट बनाया था। कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं ना, टेक टेक फेस्ट होते हैं, तो उसमें आरसी एयरक्राफ्ट बनाया था। आरसी एयरक्राफ्ट जब हम लोग बनाते हैं तो सामने एक मोटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं, ये हमारा प्लेन है कुछ इस तरीके से, है ना। इस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, एक मोटर लगाते हैं, और ये इस तरीके से पंखा रहता है। इसके नाम अलग अलग हैं, मैं बस जनरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मोटर यूज़ हम लोग करते हैं, इस मोटर का आरपीएम काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये इसका आरपीएम बहुत ही कम होगा तो ये उड़ेगा ही नहीं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होना चाहिए। इसका जो वैल्यू है वो कम से कम तो 1200 होना चाहिए, 1200 आरपीएम। मतलब 1 मिनट में वो 1200 चक्कर खा ले, 1200 रिवॉल्यूशन कर ले। मैं क्या करता था बचपन में, एक मोटर यूज़ करता था, जनरल मोटर तुम्हारे घर में भी मिला ही होगा। उसमें पंखे लगा देते थे, और कोई भी कार को यूज़ कर लेते थे और उसमें विंग्स वगैरह लगा देते थे, और लगता था कि ये उड़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा कम होता, लगभग लगभग मान लो कि इसका आरपीएम 300 के आसपास में होता है। जो घर पे हमारे मोटर लगे होते हैं टॉयज वगैरह में, खिलौने वगैरह में डालते हैं, 300 400 बहुत हो गया, इतना आरपीएम होता है। तो ये इतने आरपीएम में इतने वेट को ऊपर लिफ्ट कर ही नहीं सकता है, बराबर। तो इसीलिए हमारा घर पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे फेल करता होते थे। वो मूव तो करता था, आगे की डायरेक्शन मूव करता था, लेकिन ऊपर नहीं उठ पाता था। कभी फ्लाइट में चढ़ा हुआ तो रनवे होता है, रनवे पे क्या होता है, पहले दौड़ता है, उसके बाद फिर लिफ्ट होता है। जब तक वेलोसिटी नहीं गेन करेगा तो ऊपर कैसे उठेगा। यहाँ पे भी ये आरपीएम इसी बात को डिनोट करता है, और मिनिमम आरपीएम कम से कम ये 1200 से होना ही चाहिए ज़्यादा। और ये जो हम लोग फॉयल यूज़ करते थे, है ना, वो एक हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी, नाम याद नहीं आ रहा, फॉयल था, फोम था, उसको हम लोग कट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। और इस जगह पे फिर अलग से एक विंग्स में सर्वो मोटर वगैरह लगाते थे, जो फ्लैप्स को अप एंड डाउन कराता है, जिसके अप एंड डाउन होने से ऊपर के डायरेक्शन में वो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। खैर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो बात समझ में आई क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आरपीएम क्या Yes. होता है, हाँ चक सर। चक्कर, रोटेशन। रोटेशन, कितना वो रोटेशन करा देगा। कभी कभी फ्रीक्वेंसी को आरपीएम में लिख देते हैं, समझ में आ रहा है क्या। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी, और कहीं कहीं पे रिवॉल्यूशन पर मिनट लिख देते हैं। सर ड्रोन्स में भी यही यूज होता है ना? हाँ हाँ, यही सब यूज़ होता है। अभी तो क्वाड वाला ड्रोन्स आते हैं ना, तो उसमें जितने भी फैंस वगैरह होते हैं वो सारे ये सब प्रोपेलर, इसको हम लोग प्रोपेलर बोलते हैं, ये सब यूज़ होते हैं।
बहुत सारे प्रोपेलर तो बहुत सारे तोड़े हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। एक बार में तो उड़ता ही नहीं है, भूल जाओ। एक बार में उड़ता ही नहीं है, 5-6 प्रोपेलर तो तोड़े हैं, तब जाकर के एक बार सक्सेसफुल हुआ है। फिर जाकर के हम लोगों ने क्षितिज इवेंट में पार्टिसिपेट करा था। और सिमुलेशन करना पड़ता है, एक हमारे पास एंटीना होता है, क्या नाम भी याद नहीं आ रहा है इसका, जॉयस्टिक काइंड ऑफ चीज़ होता है, और इससे हम लोग इसको रेगुलेट करते हैं कि फ्लैप्स अप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, और ये सर्वो मोटर, जो मोटर है वगैरह कितने स्पीड से रोटेट करना चाहिए। उस तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ कंट्रोल्स गिवन होते हैं। और पीसी पे इसका एक सिमुलेटर डाउनलोड कर लिए थे हम लोगों ने, कि टेक ऑफ और लैंडिंग सेफली कराना है। ऐसा नहीं कि क्रैश लैंडिंग करा देना है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग सेफ कराने के लिए पीसी में हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, और फिर इसको कनेक्ट करके हम लोगों ने कम से कम 100 से 200-300 बार तो प्रैक्टिस किया है कि किसी तरीके से लैंडिंग करा, तब जाकर के हम लोग सीखे थे। और फिर जाकर के हम लोग ग्राउंड पे ले जाकर के इसको उड़ाया था। तो पहले 2-3 बार तो उड़ा ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। रनवे चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फिर हाथ से फेंकना था। उसमें भी अलग इशू था। खैर वो सब किसी और दिन बताऊंगा। और फिर तब जाकर के एक बार सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद फिर काफ़ी बार उड़ाया और प्रैक्टिस हुआ, तब जाके हम लोग को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो तुम लोग भी जाओगे कॉलेज, करना इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये हम लोग ओमेगा समझ गए। ओमेगा के बाद हम लोग यूज़ करते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा को समझते हैं क्या होता है। अल्फ़ा क्या होता है, टॉर्क से अल्फ़ा आता है। जैसे फोर्स से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, उसी तरीके से टॉर्क से अल्फ़ा आता है। अब एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, या तो स्पीड को बढ़ाना या फिर स्पीड को घटाना। अल्फ़ा का भी वही काम होता है, या तो ओमेगा को बढ़ाना या फिर ओमेगा को घटाना। लेट्स से कि ये जो हमारा पंखा है, फैन है, बिल्कुल अभी ऑफ है। अगर ये ऑफ होगा फैन, तो ये अभी ऐसे होगा, बिल्कुल रोटेट नहीं कर रहा होगा। अब जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, तो स्विच ऑन होते के साथ क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ अंदर कि ये रोटेट करने लग गया। मतलब इनिशियली इसके पास था ओमेगा 0, लेकिन अब 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद इसके पास ओमेगा आ चुका, और लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद इसके पास ओमेगा मैक्सिमम आ जाता है। और उसके बाद फिर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर ओमेगा नहीं बढ़ता है ना। तो इस पूरे ड्यूरेशन में अल्फा लग रहा था, और अल्फा क्या, किस डायरेक्शन में लग रहा था, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में। तो ये जो मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, ये ओमेगा का डायरेक्शन नहीं है, ये बस रोटेशन दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ। बेसिकली ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन ये होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा। तो क्योंकि इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, और थंब ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। जो भी है इस तरीके से, और ये फिंगर इस तरीके से कर लूँगा। तो ये होगा ओमेगा का डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। और ओमेगा वेक्टर है, इसीलिए वेक्टर दिया। बस इसको डायरेक्शन ये नहीं, बस इसको रोटेशन का एक, क्या बोलूँ मैं, डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है, रोटेशन का डायरेक्शन, नॉट ओमेगा का डायरेक्शन। तो ये रोटेशन का डायरेक्शन दे करके ओमेगा लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन में एक्चुअल ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अब क्योंकि ओमेगा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो अल्फा जो होगा वो सेम डायरेक्शन होगा ओमेगा के। इसका मतलब जो अल्फा है वो भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब ये है अल्फा, और अल्फा भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दिख रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। पहला केस क्या था, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग।
दूसरा केस देखते हैं कि ओमेगा हमारा घट रहा है। तो फैन वाले केस में क्या हुआ, तुमने जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही धीरे धीरे स्पीड अप होने लग गया और ओमेगा बढ़ने लग गया टाइम के साथ साथ। और फिर ये अल्फा उसको बढ़ा रहा है, तो जो अल्फा का डायरेक्शन होगा वो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो मतलब कि जो ओमेगा का वैल्यू है, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, सेकेंड केस, तो ओमेगा किस तरीके से डिक्रीज कर सकता है। लेट्स से कि जो हमारा फैन है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा था, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा था ओमेगा नॉट से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। मतलब कि मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ ऐसे, तो ओमेगा का डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है, लेकिन ओमेगा का जो वैल्यू है वो 10 रेडियन पर सेकेंड है मैक्सिमम। उसके बाद फिर वो घट करके हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड, उसके बाद फिर घट करके हो गया जो भी है 2 3, धीरे धीरे घटते गया है ना, 2 हो गया, फिर 1 हो गया और फिर 0 रेडियन पर सेकेंड हो गया। मतलब कि फाइनली ये स्टॉप हो गया, रुक गया। ओमेगा घट रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ओमेगा का डायरेक्शन चेंज हो गया है, नहीं, गलत है। ओमेगा घट रहा है इसका मतलब सिर्फ ओमेगा का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है। तो हुआ यूं कि तुमने बिजली को बंद कर दिया, मतलब ऑन था पहले, अब कर दिया इसको ऑफ। तो जैसे ही ये ऑफ हो गया तो अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ना। कोई भी चीज़ रोटेट करता है तो तुम्हें पता है एक दूसरे के ऊपर, सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन लगाता है। तो ये फ्रिक्शन क्या करता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है। फ्रिक्शन क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाया, और वो जो टॉर्क है इसको रिटार्ड कराया। बेसिकली लीनियर मोशन से समझते हैं, अगर कोई ब्लॉक है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो नीचे जो है फ्रिक्शन परसेंट है, तो क्या करेगा, पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और यही फोर्स इसको रिटार्डेशन प्रोड्यूस कराएगा और धीरे धीरे जा करके फाइनली ये रुक जाएगा। सेम वे में अल्फा जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगा करके इसको रोकने की कोशिश करेगा। हाँ सर। तो इधर से जो अल्फा लगा इसके ऊपर, वो अल्फा क्या करेगा, इसके ओमेगा को कम करेगा। 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0 हो गया फाइनली। इसका मतलब if omega is decreasing implies alpha is in opposite direction of omega। तो ओमेगा का डायरेक्शन इधर है, अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट उल्टा। अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है ये, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। समझा सर। हम्म, समझा सर। ठीक है। ओके, तो मोशन के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जैसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता था, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड, if omega is constant then it is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर ऐसा बोल लो कि अल्फा 0,
तो भी तो काम बन जाएगा। अल्फा 0 होगा तो ओमेगा को कुछ नहीं करेगा, वो ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी टी। इसी फॉर्मूले को रिप्लेस कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा एस के जगह पे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा टी। टी। ये लिखा जाए थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, हालांकि है छोटा लेकिन किसी किसी जगह पे काम आ जाता है। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। अब मोशन को एक बार देख करके हम लोग उसके बारे में कुछ चीज़ समझ लेते हैं। कोई भी पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगा, ये रेडियस वगैरह होगा ऐसा। तो बताओ ओमेगा वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट है या फिर ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है, ऊपर वाला या नीचे वाला या दोनों या एक भी नहीं? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। बोलो। सेकेंड वाला। देखो इसमें दोनों चीज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। कैसे? क्योंकि ओमेगा अगर तुमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो इसके पास दो चीज़ आता है, एक तो मैग्नीट्यूड आता है और एक डायरेक्शन आता है। मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता है कि कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जो फॉर्म तुमने बोल के रखा है, लेकिन जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो डायरेक्शन भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। और ये अगर ओमेगा का डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में तो ये ऑलवेज रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। तो डायरेक्शन चेंज होगा क्या कभी? कभी नहीं। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो पूरा पूरा ओमेगा वेक्टर ही कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? समझा। ठीक है, तो ये क्या है, ओमेगा वेक्टर फॉर्म में ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। बराबर है? तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा दोनों चीज़ कांस्टेंट बनेगा। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में बोल लो या फिर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल लो, दोनों चीज़ कांस्टेंट रहेगा। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। आगे चलते हैं हम लोग, रिलेशन देखते हैं क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो कोई भी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो भी करेगा सबके लिए वैलिड है ये। तो इस जगह पे कोई पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में
v वेलोसिटी से जा रहा है, और v क्या है, स्पीड है। वेलोसिटी कभी कभी बोल दिया जाता है, लेकिन वो बेसिकली स्पीड होता है। तो ये v स्पीड से जा रहा है और इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्शन तुम्हें पता है जेड डायरेक्शन होगा, और ये है रेडियस r। तो अगर काफ़ी ज़्यादा मैं एंगल्स की बात करूं तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। याद है क्या? हाँ सर। है ना? यस सर। एक थीटा एंगल स्वाइप किया और ये एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी एस बाई डी टी, आर तो रेडियस है कांस्टेंट है, तो ये आर हो जाएगा और डी थीटा बाई डी टी आएगा। तो डी एस बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल लो, बेटर वे में बोलें तो स्पीड है, और आर आर है, और डी थीटा बाई डी टी क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विच इज ओमेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया दैट वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। इस रिलेशन को याद रखना है, सर्कुलर मोशन का इम्पॉर्टेंट रिलेशन। बहुत बार यूज़ करेंगे तो तुमको तो ऐसे ही याद हो जाएगा ये, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, जिसमें वी क्या है हमारा, स्पीड या फिर वेलोसिटी कहीं कहीं पे बोल देते हैं, ये वाला स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। डायरेक्शन तुम्हें खुद से निकालना है, ये स्पीड तुम्हें निकाल के देगा। ओमेगा इज द इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड, जो भी बोलो, एंड आर इज द रेडियस। ये सारा चीज, अब इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में भी यूज किया जाता है, वो मैं वेक्टर फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें। देखो v इज इक्वल्स टू ओमेगा और r को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास दो वेक्टर है। कौन कौन से वेक्टर है, एक वेक्टर है ओमेगा और एक वेक्टर है जेड। मान लो कि इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन इधर होगा, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिया। और पार्टिकल इस लोकेशन पे है, तो इस लोकेशन पे है, तो आर वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर, वो इधर होगा। तो बोलो, हम लोग को ओमेगा क्रॉस आर करना चाहिए या फिर वी, सॉरी ये डायरेक्शन ओमेगा किधर है, तो हम लोग को ओमेगा क्रॉस आर करना चाहिए ताकि वी मिले, या फिर वी निकालने के लिए आर क्रॉस ओमेगा करना चाहिए। सेटिस्फाई करके बताओ जल्दी से, दोनों में से क्या करना चाहिए। वेलोसिटी तो हमें पता है ना, इस डायरेक्शन में होगा, अरे क्रॉस प्रोडक्ट करना भूल गए क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो किधर आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ए को क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा। तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, तो आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिखेंगे, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। सभी वेक्टर फॉर्म में लिखा गया, वेक्टर फॉर्मूला ये हो जाएगा, और इस तरीके से इसे याद रखेंगे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, हमें बस याद रखना है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो रेयरली ही यूज़ किया जाता है, ये वेक्टर वाला फार्मूला रेयरली यूज़ किया करते हैं, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर याद रखेंगे हम। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है इसका मतलब कि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 है। तुम या तो ये बोल दो या तो ये बोल दो, दोनों का मतलब एक ही हो गया। तो कोई भी एक पार्टिकल होगा जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक ओमेगा का डायरेक्शन होगा और कोई भी डायरेक्शन अल्फा का हो सकता है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अभी अल्फा इसी डायरेक्शन में ऐसा। और क्योंकि अब इसके पास अल्फा है तो इसके पास इनिशियल ओमेगा और फाइनल ओमेगा होगा, दो ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, और ये इस जगह से इस जगह तक गया है, ए से बी तक, तो इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है, थीटा बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट बी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी लिखते हैं हम लोग। उस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा टी। दूसरा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा टी। तीसरा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस ये ओमेगा इनिशियल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और भी फार्मूलेज हैं, जितने फार्मूलेज हम लोग ने देखे हैं सारे यूज कर सकते हैं। कौन सा था, एक एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी था, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइड बाई 2 इंटू टी। एस एन का भी फॉर्मूला था हमारे पास, वो भी यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला था, एस इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी, माइनस हाफ ए टी तो स्क्वायर। ओमेगा फाइनल इंटू टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला था वो भी यूज कर सकते हैं। बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या था, यू प्लस हाफ ऑफ ए इंटू 2n-1। हाँ सर। ठीक है, तो काइंड ऑफ इसका मतलब ये हो गया कि nth सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो फॉर्मूलेज हम लोग सेम लगा सकते हैं, और डेरिवेशन तुम्हें पता है, जब हम लोगों ने यूज़ किया था रेक्टिलिनियर मोशन तो वो सारे डेरिवेशन एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी किए जा सकते हैं। तो डेरिवेशन मैं कराऊंगा नहीं, और भी फॉर्मूलेज हैं, बस जाना पहचाना सा फॉर्मूला है, डेट v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग यूज करते हैं डी थीटा बाई डी टी। और क्या चीज़ है, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। और क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू, चलो याद करो एक्सलेशन क्या था, ओमेगा। वी डी वी बाई डी एक्स, हाँ। ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये चीज़, ये सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है तो बताओ, उसे भी लिख देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन पे। हाँ, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी आ जाएगा, एंड डेल्टा ओमेगा आ जाएगा अल्फा डी टी के बारे में। तो ये सारी चीज़ हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब इस पे क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
तुमसे कभी भी टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर एक अलग सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड अलग अलग हो जाएगा, और उसमें तुमसे फ्रीक्वेंसी वगैरह जनरली नहीं पूछा जाता। फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग लगा रहते हैं। अल्फा का मैंने यूनिट बताया था तुम लोग को, पर नहीं बताया था। इस जगह पे अल्फा का यूनिट क्योंकि ओमेगा बाई टी है तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये बनेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द अल्फा। और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो मास तो है नहीं m0, लेंथ नहीं है, टाइम के पावर -2, बेसिक सा चीज़ है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे पहले क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला गया है कि a person is rotating in a circle with an angular speed of 20 radian per second and he speeds up to reach 40 radian per second in 5 seconds. Okay, then find first angular acceleration, दूसरा angular displacement, third angular velocity at t is equals to 2 seconds, fourth angular velocity at t is equals to 10 seconds, and angular displacement। सॉल्व करो उसको कुछ इस तरीके से एज्यूम करो, एक रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन, और तुमसे काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे देखना, एज्यूम करो कि एक पार्टिकल है जो कि आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा था। कितने से मूव कर रहा था, 20 मीटर पर सेकेंड से, और कुछ टाइम के बाद ये 40 मीटर पर सेकेंड अटेंड कर लेता है वेलोसिटी। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो मुझसे पूछा गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सेलरेशन कितना है, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT होता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी a, और टाइम 20/5, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट मीन्स अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा, ओमेगा फाइनल 40 रेडियन पर सेकेंड होगा, ओमेगा इनिशियल 20 रेडियन पर सेकेंड होगा, और टाइम जो लगा है वो 5 सेकेंड लगा है। मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी। मतलब कोई पर्सन है जो कि रोटेट कर रहा था,
इसका ओमेगा अभी ऐसा था और कुछ टाइम के बाद ओमेगा अब इसका ऐसा हो गया है। तो वैल्यूज को बस पुट कर लेना है। 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टाइम, और इधर से भी अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो तुम इसको एक रेक्टेंगुलर मोशन के क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो और बस उसको कन्वर्ट करना है। तो पहला आ गया। दूसरा दूसरा क्या मांगा है उसने, डिस्प्ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कितना होगा। तो कोई सा भी फार्मूला यूज कर लो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, कुछ भी। तो मैं ये फार्मूला यूज कर लेता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। तो ओमेगा इनिशियल कितना था 20, फाइनल कितना है 40 डिवाइडेड बाई 2, और टाइम कितना लगा 5 लगा। तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 5, 150 रेडियन। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। थर्ड थर्ड क्या पूछा है हमसे, एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, वो तुमने हर एक चीज़ निकाल लिया है, बस यूज़ करना है फॉर्मूला। ओमेगा इनिशियल कितना, इट इज़ 20, और अल्फ़ा जो निकल के आया वो 4 आया, और टाइम कितना है 2, जगह 20 प्लस 8, 28 रेडियन पर सेकेंड। लास्ट पूछा है कि 10 सेकेंड में उसका ओमेगा कितना हो जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा। ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल कितना है 20, अल्फा 4 और टाइम 10, 40 प्लस 2 60 रेडियन पर सेकेंड, और थीटा कितना हो जाएगा ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेना है बस। उसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि ए फैन was rotating with 50 rpm and stops after 10 seconds. Then find first alpha, second number of revolution done till it stops. Third, omega when it has rotated half of total revolution, and fourth, omega at half of its total time। सॉल्व करो इसको। तो देखो क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है कि ये 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा था, आरपीएम है ना। तो और वापस से ये फाइनली रुक गया, तो इसका फाइनल ओमेगा 0 हो जाना है, लेकिन इनिशियल ओमेगा होगा कितना, ये तो मुझे सिर्फ 50 दे रखा है, 50 आरपीएम दिया हुआ है,
और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमारा रेडियन, सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो है हमारा किस में होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में होता है, लेकिन ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में, और ये फिर हो नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसी 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को ही, पर मिनट को ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखो किस तरीके से इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और 50 रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, विच इज़ 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, और मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकेंड में, मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकेंड में, ये हो जाएगा 60 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10 पाई बाय 6। इसको भी कट कर लो। ये फाइनल निकल कर आया, इट इज 5 पाई बाय 3, और रेडियन पर सेकेंड है। रेडियन पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, ओमेगा का। तो ये जो मैंने अभी निकाला, दिस इज ओमेगा। हमेशा याद रखना, अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट गिवन है तो उसको हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ओमेगा इनिशियल पता चल गया है मुझे, ओमेगा फाइनल पता है मुझे, विच इज़ 0। और कितना टाइम लगा इसको रुकने में, 10 सेकेंड लगा है, 10 सेकेंड में ये रुक गया। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, एट ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा टी। फाइनल हो गया 0, इनिशियल कितना है तुम्हारा 5 पाई बाय 3, और टाइम लगा है 10। तो अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब ये है कि रिटार्डेशन हो रहा है और कुछ नहीं, और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बराबर, ये अल्फा निकला। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, ओमेगा व्हेन इट है, सॉरी ये है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टिल इट स्टॉप्स। तो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किए। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एंगल निकालते हैं कि इसने कितना रोटेट किया है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम। इनिशियल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 0, इनिशियल कितना हो जाएगा, ऊपर निकाला विच इज 5 पाई बाय 3, 5/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। टाइम कितना लगा स्टॉप होने में, 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा, इट विल बी 25 पाई बाय 3। सो दिस विल बी द थीटा। ये किस में निकला है हमारा, रेडियन में निकला है। ध्यान रखना, ये जो तुमने थीटा निकाला है ये रेडियन में निकाला है। अभी तक हमारे को रिवॉल्यूशन नहीं मिला है, मुझसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है कि जितना भी एंगल रोटेट किया, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो जितना भी एंगल रोटेट किया डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो उतना रिवॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 25 बाय 6 रिवॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर तुमसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये आ गया सेकंड। अच्छा देखो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का एक और तरीका है, अगर तुम समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो है ही। थीटा इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, सॉरी प्लस ऑफ ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो अगर मैं इसको यूनिट ना कन्वर्ट करूँ और उसमें पुट करूँ, ओमेगा फाइनल तो हो जाएगा 0, इनिशियल कितना था, कितना रिवॉल्यूशन दे रखा था, 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट गिवन था। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाई 2, और टाइम कितना है 10 सेकेंड लगा है, उसको सेकेंड में पुट करा।
ये हो जाएगा 25 रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट, मिनट को कन्वर्ट कर लो 60 सेकेंड में, इनटू 10 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो गया और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया 25/6 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से जो थीटा निकल के आया ये यूनिट जो है वो रिवॉल्यूशन में। तो हम लोग इस तरीके से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसमें यूनिट का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर कुछ और। सर स्पीड कैसे निकालेंगे सर? क्या बोला? स्पीड, सर स्पीड कैसे निकालेंगे फिर? स्पीड अगर अभी तो स्पीड निकालने बोला ही नहीं है, स्पीड यहाँ पे निकालना थर्ड बोला है व्हेन इट हैज़ रोटेटेड हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। अगर पूरा रिवॉल्यूशन इतना है तो इसका आधा रिवॉल्यूशन में स्पीड कितना होगा? तो थीटा कितना हो गया है 25/12 रिवॉल्यूशन। तो कैसे करके निकालेंगे हम लोग? कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो। थीटा इज इक्वल टू, टाइम तो गिवन है नहीं, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। ऐसे निकालना हो तो इसमें अगर तुम थीटा रिवॉल्यूशन में पुट करते हो तो ध्यान रखना तुम्हें अल्फा को भी रिवॉल्यूशन में पुट करना पड़ेगा और ओमेगा जो है तुम्हारा वो भी रिवॉल्यूशन में आएगा। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करो अभी के लिए, अभी जस्ट स्टार्ट करो तुम्हें सब चीज़ करना। तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू थीटा लिखेंगे और कितना का एंगल दिस मच विच इज़ 25π/3 इतना एंगल रोटेट किया है, 25π/6। ना इसको मैंने रेडियन में पुट करा और अल्फा का वैल्यू कितना आया था, क्या निकाला था ऊपर? -π/6, हाँ -π/6 और ओमेगा फाइनल जो कि मुझे निकालना है, इनिशियल कितना है, कितना निकाला था इसको कन्वर्ट कर 5π/3, 5π/3 का होल स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व करना है और आंसर आ जाए 25π² डिवाइडेड बाय 9, इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस 25π² divided by 80. 25π² डिवाइडेड बाय 80। एलसीएम वगैरह ले लो और इधर से ओमेगा फाइनल निकाल लो तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद फिर और क्या पूछा है, जब आधा टाइम होगा तो उस समय, तो टाइम लगा है उसे 10 सेकेंड, आधा टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में इसका ओमेगा कितना होगा ये निकालना। फॉर्मूला पुट कर लो, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल कितना है 5π/3 ये था ना, इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू माइनस ऑफ π/6 और टाइम है 5, 5π/3 माइनस ऑफ 5π/6, आंसर आ जाएगा 5π/6 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया क्या? ये सब काम हम लोग सारा का सारा रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रिवॉल्यूशन पर मिनट में अगर करेंगे तो यूनिट काफ़ी अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। अदरवाइज यूनिट अगर तुमने ज़रा सा भी इधर से उधर किया तुम्हारे आंसर गलत आ जाएगा। एक जगह रिवॉल्यूशन लिखा, एक जगह रेडियन लिखा, आंसर गलत। या फिर एक जगह रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा है और एक जगह तुमने सेकेंड लिख दिया, गलत। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देना है, तभी जाकर के क्वेश्चंस बनेंगे।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। और होमवर्क कर लेना, एक टीपीपी कर लेना नेक्स्ट, और वर्क पावर एनर्जी में एक्सरसाइज थर्ड कंप्लीट कर लेना, पार्ट 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुका है ना वर्क पावर एनर्जी में? हाँ सर। पार्ट 1 देख लेना एंड पार्ट 2 देख लेना, इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।